ठंडियों के दिनों में वैसे काफ़ी लोगों को जोड़ों का जकड़न शुरू हो जाता है और जोड़ दर्द होने लगते हैं। ये कुछ लोगों को बारिश में भी हो जाता है, जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और क्लाउडी सीज़न हो जाता है तभी भी ऐसा होता है। उसका एक कारण ऐसा है कि जैसे ही हवा में ठंडक बढ़ जाती है वैसे मसल स्टिफ होने लगते हैं, मसल में स्पैज़म होने लगता है ठंडक की वजह से। यहीं पे रोल आता है ठंडी और गर्मी का, मतलब कोई भी चीज़ जो गर्म होती है या ठंडा होता है उसका जो गुण आयुर्वेद में बताया गया है कि कोई भी दवाई है, कोई खान पान है, हवा है, पानी है, उसमें दो गुण हमेशा बताएगा, एक गर्म होगा या तो ठंडा होगा। तो अगर वो ठंडा होता है उसका परिणाम शरीर के ऊपर एक रहता है, गर्म होता है तो एक परिणाम रहता है। सो गर्मी का परिणाम तो अलग अलग होता ही है। अब आज हम बात करते हैं ठंडी का, और वैसे ही जैसे इस ठंडी हवा का परिणाम हमारे ऊपर होता है वैसे ही कुछ खान पान ऐसा होता है या फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनका मूल गुण ठंडा हो जाता है, और वो गुण ठंडा होने की वजह से उसका परिणाम भी अपने ऊपर होता है और वो अपने अंदर ठंडक पैदा करता है। अब ये ठंडक का मतलब ये है, ठंडक का दूसरा परिणाम ये हो जाता है कि वो जहाँ भी जाए वो सिकुड़न पैदा कर देते हैं और वो स्पैज़म पैदा कर देते हैं। वैसे ही ये ठंडी के दिनों में ठंडी हवा की वजह से मसल में स्पैज़म होने लगता है। जिन लोगों को पहले से एक प्रकार की जोड़ों के दर्द की बीमारी है, जैसे कमर का दर्द होता है या फिर घुटने का दर्द होता है या फिर गर्दन दर्द होती है, हाथ के उंगलियां दर्द होती रहती है, पैर की उंगलियां दर्द होती है, एड़ी दर्द होता है, ये एक प्रकार का आर्थराइटिस है जिसको रिएक्टिव आर्थराइटिस बोलते हैं या फिर इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसऑर्डर्स बोलते हैं। अब इसमें ऐसा होता है, इसमें आपके जोड़ों में जो एक प्रकार का डीजनरेशन होना चाहिए वो नहीं होता है, इसमें सिर्फ उसमें गर्मी बढ़ जाती है। अब गर्मी बढ़ने की वजह से वहाँ पे जो जॉइंट है वो दर्द सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि नर्व जो है इरिटेट हो जाते हैं, उसकी वजह से वो दर्द होते रहता है। अब जब उसमें मसल भी टाइट हो जाए, मसल भी और स्टिफ हो जाए, तो वो जब मूवमेंट करने लगता है तो मसल इजीली मूव नहीं कर पाता है। उसकी वजह से ठंडियों में इस टाइप का जो जॉइंट पेन है वो बढ़ जाता है, स्टिफनेस बढ़ जाता है। अब इसमें करना ये होता है, पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका डायग्नोसिस परफेक्ट होना चाहिए। मतलब जब जोड़ खिंच जाता है और डीजनरेट हो जाता है, उसके बाद जो होता है उसमें हमको वहाँ पे कार्टिलेज रीजनरेट के लिए या फिर साइनोवियल फ्लूइड जो कम हुआ रहता है, वहाँ पे जो ऑयल कंटेंट होता है वो कम पड़ा रहता है, उसको बढ़ाने के लिए वो एक अलग तरह का ट्रीटमेंट है। जबकि जब जोड़ों में इन्फ्लेमेशन मतलब गर्मी बढ़ गई है तो उसको कम करने की ट्रीटमेंट अलग होती है। तो ये दोनों का डायग्नोसिस परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए काफ़ी सारे टाइम पे उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे यूरिक एसिड टेस्ट हो, सी रिएक्टिव प्रोटीन हो, या फिर और भी काफ़ी सारे टेस्ट है जैसे ESR है। ये टेस्ट कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे गर्मी बढ़ चुकी है। लेकिन जब हम एक्सरे कराते हैं, MRI कराते हैं, तब ये समझ में आता है कि हड्डियों में कितना डीजनरेशन हुआ है, वो कितने घिस गए हैं और उसके वजह से उनमें गैप समझो कम हुआ है, मेनिस्कल टीयर हुआ, ये सब एक्सरे MRI में समझ में आ जाता है। इन दोनों की चिकित्सा ट्रीटमेंट अलग अलग हो जाती है। अब जैसे ही गर्मी बढ़ने की वजह से मतलब इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसऑर्डर्स में जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, ये रिएक्टिव आर्थराइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, ये सारे जो हैं ये इस प्रकार में आते हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। अब इसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसको कहते हैं रक्तमोक्षण, जिसमें या तो जोंक लगाया जाता है या फिर सुई से खून को शरीर से निकाला जाता है, उस जॉइंट से निकाला जाता है, ताकि वहाँ पे पहले गर्मी कम हो जाए, इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। उसके बाद फिर वहाँ पे लोकल कुछ एप्लीकेशन किया जाता है, इंटरनली बस्ती दिया जाता है, उस एरिया में ऑयल पुलिंग किया जाता है, जिसे हम या तो जानू बस्ती बोलते हैं, कटी बस्ती बोलते हैं, ग्रीवा बस्ती बोलते हैं, वो किया जाता है। उसके साथ एनिमा दिया जाता है, जिसे हम बस्ती कहते हैं आयुर्वेद में। तो उसमें दो प्रकार होते हैं, एक तेल का बस्ती और दूसरा है काढ़े का बस्ती होता है, जिसे अनुवासन बस्ती और निरूह बस्ती कहते हैं। उसके साथ साथ कुछ दवाइयों के जो पत्ते होते हैं, जैसे निर्गुंडी है, एरेंट है, अर्क है, ऐसे दवाइयों के पत्तों से पोटली बनाई जाती है और उससे उन जोड़ों को सेका जाता है। इसकी वजह से उन जोड़ों में जो स्टिफनेस है वो कम हो जाता है और मसल रिलैक्स हो जाते हैं। उसमें तेल लगाया जाता है। कुछ कुछ बीमारियों में डायरेक्टली तेल लगा के नहीं चलता है, तो पहले उसको ड्राई मसाज करना पड़ता है अलग अलग दवाइयों की चूर्णों की पोटली से, और उसके बाद एक बार वो स्टिफनेस कम हो जाए, वो अवस्था निकल जाए, उसके बाद फिर उनको तेल लगाया जाता है, फिर पत्थर पोटली किया जाता है।
कुछ बीमारियों में राइस की पोटली की जाती है, कुछ बीमारियों में तेल की धारा की जाती है। एक फर्मेंटेड काढ़ा रहता है जिसको धान्याम्ल बोलते हैं, उसमें धान्याम्ल की धारा की जाती है। सो ये अलग अलग थेरेपी होती है इसको ट्रीट करने के लिए आयुर्वेद में। थेरेपी के बाद उसको ट्रीट करना पड़ता है मतलब प्रॉपर शोधन से। शोधन मतलब डिटॉक्सिफिकेशन से। इसमें मेन तो अभी जैसे मैंने बताया कि बस्ती होता है, दूसरा होता है इम्पॉर्टेंट विरेचन, और पहला जो मैंने बताया रक्तमोक्षण। ये 3 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रक्तमोक्षण, विरेचन और बस्ती। उसके साथ ही जो मैंने बाकी जो थेरेपी बताई वो उसके साथ किया जाता है। ये होने के बाद हमें डाइट प्रॉपर एक डिज़ाइन करना पड़ता है, ताकि खाने पीने से, जैसे मैंने पहले बताया कि खाने पीने में कुछ चीज़ें जो ठंडी होती हैं, जैसे केला है, सीताफल है, या फिर और भी कुछ ठंडी चीज़ें हैं, वो खाने की वजह से ठंडक बढ़ जाती है और ये बीमारी और बढ़ जाती है, क्योंकि स्पैज़म बढ़ जाता है। तो जिनको ये तकलीफ़ें नहीं हैं उन्हीं लोगों को ये खाना चाहिए। दूसरी बात, इसमें ये जॉइंट में इन्फ्लेमेशन मतलब गर्मी बढ़ी है इसलिए भी हो जाता है, तो उन लोगों को कुछ गर्म चीज़ें जैसे मसालेदार चीज़ें हैं, काजू है, पिस्ता है, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ये दोनों का एक बैलेंस रखना चाहिए, इसलिए उस तरह से उनका एक डाइट डिज़ाइन करना पड़ता है। उस डाइट को डिज़ाइन करके उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद इसमें एक्सरसाइज का बहुत कम रोल है इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसऑर्डर में। कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन से वक्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि जॉइंट के ऊपर जो एक कवरिंग रहता है उसके अंदर छाले पड़े रहते हैं, जख्म हुआ रहता है, और उस समय आपने अगर एक्सरसाइज किया तो वो और रगड़ जाते हैं और वो और बिगड़ जाता है। इसलिए कुछ टाइम पे एक्सरसाइज ना ही करे तो अच्छा, और करना भी हो तो वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, उसको डिसाइड करना चाहिए वैद्य की सलाह से। चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिसिन का। तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, गर्मी को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन रहता है। उस मेडिसिन को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कम हो जाता है। अब ये रिएक्टिव आर्थराइटिस होने का प्रमाण जो है कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक तो ये कोविड जिनको हुआ है उनमें ज़्यादा है, चिकनगुनिया डेंगू होता है उनमें ज़्यादा है, या फिर जिन लोगों का हिस्टेक्टॉमी मतलब थैली जो है इसकी औरतों में वो जल्दी निकालने के बाद उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को ये दर्द शुरू हो जाता है। तो ये तो मोटा मोटा मैंने बताया, लेकिन खान पान, बाकी उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सब बहुत मैटर करता है। इसलिए पूरी तरह से जांच करने के बाद, हिस्ट्री पूरे डिटेल में लेने के बाद जब हम डायग्नोसिस के ऊपर पहुंचते हैं उसके ऊपर उसका इस तरह से इलाज किया जाता है। धन्यवाद।